खुश आमदीद नाज़रीन। इब्तिदा फॉर एजुकेशन इस वक्त अपने समर प्रोग्राम को शुरू कर चुका है, जिसमें हमारे पास बहुत सारे यंग ब्राइट बडिंग राइटर्स एंड रिसर्चर्स हमें अप्रोच करते हैं टू गेन देयर एक्सपीरियंस। हम क्योंकि बैरियर्स टू एजुकेशन के ऊपर बात कर रहे होते और हम लोग इसके ह्यूमन राइट्स इंटरसेक्शन पर देख रहे होते एजुकेशन मैटर्स को, और हम मार्जिनलाइजेशन डिनाइल टू एजुकेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन इन एजुकेशन के ऊपर काम कर रहे होते। इससे मैं आपको तारुफ कराना चाहती हूँ हमारे बहुत ही ब्राइट यंग रिसर्चर जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, अयान कमर, जो अभी अभी प्रमोट हुए हैं ए लेवल्स में। और इनको हमने एक रिसर्च बेस्ड टॉपिक अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाने के लिए, अपनी रिसर्च को बढ़ाने के लिए हमने इनको नोमैडिक कम्युनिटीज के ऊपर हमने इनको रिसर्च करने के लिए कहा था। तो वेरी वार्म वेलकम टू अयान कमर। अयान कमर, आप थोड़ा सा अपने बारे में प्लीज बताइएगा हमारे ऑडियंस को, और बताइएगा कि आपकी इंस्पिरेशन क्या थी, मोटिवेशन क्या थी टू जॉइन आवर समर कैंप। जी जी। कमर। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई होप एवरीवनस डूइंग वेल, जो भी ये पॉडकास्ट सुन रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम एन 18 ईयर ओल्ड स्टूडेंट। जैसे आपने बताया था, मैं अभी अभी ए लेवल्स में प्रमोट हुआ हूँ। तो द थिंग इज कि जब से मैं छोटा था मुझे हमेशा राइटिंग का शौक था। आई ऑलवेज इंजॉयड राइटिंग। तो मैंने सोचा कि देखें, अगर मुझे ये एक चीज़ आती है, मेरा स्किल है इसमें, मुझे पसंद भी है, तो व्हाई नॉट कि मैं इसका कोई इस्तेमाल करूं किसी अच्छी चीज़ के लिए, राइट। तो मैंने सोचा था कि इस समर ब्रेक कोई ना कोई मैं इंटर्नशिप ढूंढता हूँ, ठीक है, जिससे मैं कोई आर्टिकल्स लिख पाऊंगा, ऐसे कोई मटेरियल बना पाऊंगा जिससे हमारी सोसाइटी में कोई एक पॉजिटिव नेट इम्पैक्ट हो। तो फिर आपने मुझे ये टॉपिक इंट्रोड्यूस करवाया, नोमैडिक एजुकेशन। मैंने इसमें थोड़ी रिसर्च की और मैंने कहा कि काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मतलब इस पर डेफिनेटली बात होने की ज़रूरत है। तो इसलिए मैंने चूज किया कि इसके बारे में मैं थोड़ी बहुत ही रिसर्च करता हूँ, और आज हम वही रिसर्च प्रेजेंट करेंगे फिर। गुड, गुड, वेरी गुड अयान। अयान, आपका जो इंटरेस्ट इसमें से डेवलप हुआ, आपकी अंडरस्टैंडिंग नोमैडिक कम्युनिटीज के हवाले से क्या है, और आप थोड़ा सा इसके बारे में डिस्क्राइब करें। थैंक यू। अच्छा, तो अगर हम नोमैडिक कम्युनिटीज की एक काफ़ी जनरल सी डिस्क्रिप्शन दें, ठीक है, हम कह सकते हैं कि नोमैडिक कम्युनिटीज ग्रुप्स हैं जो ट्रेडिशनली एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं, ठीक है। जैसे सीजन्स चेंज होते हैं, डिफरेंट रीजंस की वजह से माइग्रेट कर सकते हैं, बट वो परमानेंटली एक सिंगल एरिया में नहीं रहते। ओके। तो इसकी जो आपने बताया है, डिस्क्राइब किया है कि ये सीजनल माइग्रेशन में भी जा रहे होते हैं, और इनकी लॉन्ग ट्रांजिटरी रूट्स भी होते हैं, इनके शॉर्ट ट्रांजिटरी रूट्स भी होते हैं। जी। नोमैड्स की बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, और नोमैड्स जो है वो एक जगह पर ही नहीं रहते, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो कि एक जगह पर रुक जाते हैं कुछ अरसे के लिए, और फिर बाद में जैसे ही उनकी सीजन जब चेंज होती है तो फिर दे स्टार्ट मूविंग। अब आप मुझे ये बताएं कि हमारे यहाँ इन द ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट कोई यूनिवर्सली एक्सेप्टेड स्टैंडर्डाइज्ड डेफिनेशन एग्जिस्ट करती है नोमैड्स के हवाले से? अच्छा, नहीं, हमारे पास कोई एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन तो नहीं है नोमैडिक कम्युनिटीज कि आप देखें तो जो डिफरेंट एकेडमिक डिसिप्लिन्स होते हैं, डिफरेंट गवर्नमेंट्स होती हैं, या कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वो नोमैडिज्म को डिफरेंट तरीकों से डिफाइन करते हैं। अब ये सारा कुछ उस पर डिपेंड करता है कि वो किस बात पर फोकस करना चाह रही हैं नोमैडिक ग्रुप्स के, ठीक है। अब एक मिसाल है कि जैसे एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं, वो नोमैड्स को डिफाइन करते हैं उनके कल्चर और उनके लाइफस्टाइल पैटर्न्स को देख के। और फिर जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, वो उनको इस तरह क्लासिफाई करते हैं कि उनकी मोबिलिटी और जो उनकी लैक ऑफ परमानेंट रेजिडेंस होती है उस बात पर फोकस करके वो उनकी एक डेफिनेशन देते हैं। अच्छा, अब एक मैं बात कहना चाहूंगा कि चूंकि हमारे पास कोई स्टैंडर्डाइज डेफिनेशन नहीं है, इससे हमारे लिए थोड़े मसले क्रिएट होते हैं।
स्पेशली जब हम उनकी राइट्स और उनकी नीड्स के बारे में बात करते हैं नोमैडिक पॉपुलेशंस की। तो जब हमारे पास देखें कोई क्लियर डेफिनेशन नहीं है ना कि ये ग्रुप एग्जैक्टली है क्या, तो गवर्नमेंट्स हम्म। और ऑर्गेनाइजेशंस जैसे यूनाइटेड नेशंस होगी उनके लिए काफ़ी मुश्किल होता है कि वो पॉलिसीज डिज़ाइन करें जो उनकी एजुकेशन, उनके हेल्थ केयर और उनकी लीगल आइडेंटिटी से रिलेट करती हैं। आई सी, आई सी। तो आप मुझे पाकिस्तान में जो नोमैडिक कम्युनिटीज एग्जिस्ट करती हैं उनके बारे में मुझे थोड़ा बहुत बताएं। आपने क्या उसके बारे में देखा और ये कौन कौन सी ऐसी कम्युनिटीज हैं जो कि माइग्रेट करती हैं सीजनली, और उनके बारे में अगर आपकी कोई इंफॉर्मेशन है तो हमारे साथ शेयर करें प्लीज। जी, ठीक है। तो अब पाकिस्तान में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं नोमैडिक कम्युनिटीज की। ठीक है, हमारे पास पैस्टोरल नोमैड्स हैं जिनको हम कहते हैं, जैसे कोचीज हो गए या ब्राहुई हो गए, और थोड़े से रूरल गुज्जर ग्रुप्स आप कह सकते हैं जैसे कि बकरवाल, जो बेसिकली मूव करते हैं अपने एनिमल्स को ग्रेज करने के लिए। जैसे सीजन्स चेंज होते हैं वो डिफरेंट ग्रेजिंग फील्ड्स पे जाते हैं अपने एनिमल्स के लिए। ठीक है, अब हमारे पास हो गए ऑक्यूपेशनल नोमैड्स जैसे कि मोहानास, जो मूव करते हैं कि डिपेंडिंग ऑन जो उनकी नेचुरल रिसोर्सेज होती हैं या किसी स्पेसिफिक काम के लिए मूव करते हैं। ठीक है, और आखिर में हमारे पास आ गए फिर सर्विस नोमैड्स, जैसे हमारे पास जोगीज आ गए, जैसे हमारे पास मिरासीज आ गए। ठीक है, वो ट्रैवल करते हैं कोई सर्विस लोगों को प्रोवाइड करने के लिए, rather देन कि वो कोई गुड्स प्रोड्यूस करें। अब पाकिस्तान में अगर हम इनकी पॉपुलेशन की बात करें तो हमारे पास राउंड अबाउट 15.7 मिलियन अकॉर्डिंग टू सम स्टेटिस्टिक्स पैस्टोरलिस्ट हैं। ठीक है, उनमें से कोई नोमैडिक हैं, कोई नॉन नोमैडिक हैं या सेमी नोमैडिक। हम्म। अब हमें एग्जैक्ट फिगर्स नहीं पता क्योंकि मतलब थोड़ा मुश्किल होता है इनकी एग्जैक्ट पॉपुलेशन काउंट करना, क्योंकि जो नेशनल सेंसस है वो इस पॉपुलेशन को काउंटर नहीं कर सकता, क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली जगह से जगह जा रहे होते हैं, तो उनका ट्रैक रखना थोड़ा मुश्किल होता है डेफिनेटली। आई सी। तो इससे कितनी है आपने पॉपुलेशन बताई है अभी इनकी, कोई अंदाजन? अभी हमने 3 टाइप्स की बात की है, उसमें से आई बिलीव मैंने 6 मेंशन की हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज। हम्म। अच्छा। राइट। आई सी। तो आपका कहने का मतलब ये है कि इसके ऊपर अगर कुछ डेटा रखा गया है तो वो सेंसस के अंडर नहीं रखा जाता, बल्कि ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि सीएसओ जो इन लोगों पर काम कर रही हैं उन्होंने कुछ डेटा रखा हुआ होता है। कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि इनके ऊपर थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंटेशन कर रहे होते हैं, लेकिन इसके ऊपर ये देखना बहुत मुश्किल है कि ये पॉपुलेशन जो माइग्रेशन में रहती है वो कितने लोग हैं। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि हमारे यहाँ इनके ऊपर डॉक्यूमेंटेशन क्यों इतनी ज्यादा कम है। जी, आगे मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपने जो अभी ये जो टाइप्स ऑफ नोमैडिक कम्युनिटीज जो बताई हैं ये कहाँ कहाँ पाई जाती हैं अयान? अच्छा। ये जो पाकिस्तान की नोमैडिक पॉपुलेशन है, देखेंगे बहुत ही हम्म। डिफरेंट सी कम्युनिटीज है ना, उनसे बनी हुई है। इन सारी डिफरेंट कम्युनिटीज की डिफरेंट लाइफ स्टाइल्स हैं, वो डिफरेंट एरियाज को इनहाबिट करते हैं। तो अगर हम नॉर्दर्न पाकिस्तान को देखें, जैसे जो गुज्जर्स का सब ग्रुप होता है बकरवाल्स, ठीक है, वो वहाँ ट्रांस ह्यूमंस प्रैक्टिस करते हैं नॉर्दर्न एरियाज में। जैसे सीजन्स बदलते हैं वो अपने लाइफ स्टॉक के साथ लोलैंड विंटर जो होते हैं ना पैस्चर्स, और जो हम्म। माउंटेन पे समर के पैस्चर्स होते हैं, ये इन दो रीजन्स के दरमियान माइग्रेट करते हैं। ठीक है, आप कह सकते हैं ये कश्मीर रीजन हो गया, ये गिलगित बल्तिस्तान हो गया, और ये खैबर पख्तूनख्वा का माउंटेन रीजन हो गया। अब हम बलूचिस्तान की तरफ जाएं तो जो ब्राहुई होते हैं कम्युनिटी, वो भी पैस्टोरलिस्ट होते हैं। ठीक है, वो एरिड रीजन्स के साथ अपनी शीप के साथ, वहाँ अपने गोट्स के साथ, अपने कैमल्स के साथ ट्रैवल करते हैं जब तक उनको ग्रेजिंग लैंड और कोई वाटर नहीं मिलती। तो वो आप कह सकते हैं कि बलूचिस्तान में काफी स्कैटर्ड से हैं। अब हमारे पास दूसरी कम्युनिटीज हैं जैसे मोहानाज हो गए, जो के
इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज के साथ साथ ही ट्रैवल करते हैं, ठीक है। और फिर हमारे पास हो गए ग्रुप्स जैसे कोचीज, जो पाकिस्तान के माउंटेन रेंजेस में एक तो हर्ब और जेमस्टोन गैदरर्स का काम करते हैं। तो आप कह सकते हैं काफी ये पॉपुलेशंस नोमैड्स की एक माउंटेन रीजन्स में रहती है, ठीक है। फिर ये डेजर्ट एरियाज में काफी हैं। और ये जो रिवर्स हैं, इंडस रिवर, उसकी ट्रिब्यूटरीज, इनके आसपास भी आपको काफी कम्युनिटीज मिलेंगी, बट हर जगह कंप्लीटली डिफरेंट कम्युनिटी होती है जिसके डिफरेंट लाइफस्टाइल है, डिफरेंट ऑक्यूपेशंस हैं। आजकल तो आपको जो हमारे मेजर शहर हैं जैसे लाहौर हो गया, इस्लामाबाद हो गया, इनके बाहर भी आसपास भी आपको काफी नोमैडिक ग्रुप्स मिलेंगे। यस, दैट्स ट्रू, दैट्स राइट। इनकी हिस्ट्री के बारे में भी आपने कुछ रिसर्च की थी, आप इसके जी। बारे में बताएं कि इनको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में जब हमारे यहाँ कॉलोनियल पीरियड आया था तो उसमें इनकी डॉक्यूमेंटेशन थोड़ी बहुत तो हुई थी, लेकिन उससे पहले का भी पीरियड है कि जब यहाँ पर माइग्रेशन सब जारी रहती थी हमारे यहाँ, और अब पोस्ट कॉलोनियल हम एरा में हैं। तो आपकी क्या इसके बारे में फाइंडिंग है? आप थोड़ा उसके बारे में हमारे ऑडियंस को प्लीज बताइए। अच्छा जी, अगर हम इनकी हिस्ट्री के बारे में बात करें तो इनकी हम्म। बड़ी लंबी हिस्ट्री है ये साउथ एशिया पार्ट में, ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं, इनकी हिस्ट्री को ना तीन हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। एक हम कह सकते हैं कि क्लासिकल पीरियड है, जो ब्रिटिश राज से पहले हम सारा कंसिडर कर लेते हैं। फिर एक कॉलोनियल पीरियड आ गया जिसमें हमारे पास ऑब्वियसली ब्रिटिश राज था, और फिर अब हम इनका मॉडर्न डे बात कर सकते हैं, पोस्ट कॉलोनियलाइजेशन, ठीक है। अब हम अगर क्लासिकल पीरियड को देखें तो काफी कम्युनिटीज सीजनल माइग्रेशन प्रैक्टिस करती थी, परमानेंट सेटलमेंट्स में नहीं रहती थी ऑब्वियसली। गुज्जर्स हो गए, कूचीज हो गए और ब्राह्मी थे, वो अपने लाइफ स्टॉक के साथ डिफरेंट ग्रेजिंग एरियाज में जाते थे। और मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन के साथ ये जो ग्रुप्स थे, इनकी असल इंपॉर्टेंस क्या थी कि वो डिस्टेंट एरियाज, डिस्टेंट कम्युनिटीज को ना एक साथ कनेक्ट करते थे, ठीक है। जो नॉर्दर्न पाकिस्तान से साउदर्न पाकिस्तान आप कह दें, इसमें एक ट्रेड लिंक इस तरह एस्टैब्लिश हो जाती थी, ठीक है। अब कॉलोनियल पीरियड में क्या हुआ, जो हम कह सकते हैं ब्रिटिश राज था 1858 से 1947 तक, पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस तक। अब जो ब्रिटिश लोग थे, कॉलोनियल्स थे, वो सेटल्ड पॉपुलेशंस को प्रिफर करते थे, ठीक है, क्योंकि जो सेटल्ड पॉपुलेशन है आप उसको टैक्स कर सकते हो और आप उसको सही तरह एडमिनिस्टर कर सकते हो। तो उन्होंने नए बॉर्डर्स इंट्रोड्यूस किए, रेलवेज इंट्रोड्यूस किए, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स बने, और काफी लॉज उन्होंने बनाए, जिसकी वजह से माइग्रेशन रूट्स हमारी काफी रिस्ट्रिक्ट हो गई थी, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, जो इनिशियली नोमैडिक ग्रुप्स जो काफी प्रॉस्पर कर रहे थे, ठीक है, वो ग्रेजुअली सेमी सेटल्ड होना शुरू हो गए, ठीक है। और जो नोमैडिज्म जनरली है वो पाकिस्तान और इंडिया और पूरे सब कॉन्टिनेंट में डिक्लाइन होना शुरू हो गए। अब इसकी ही हम कंटिन्यूएशन करके आ जाते हैं मॉडर्न डे पे। तो अब नोमैडिज्म और डिक्लाइन हो चुकी है, अर्बनाइजेशन की वजह से, एग्रीकल्चर की वजह से, बॉर्डर कंट्रोल की वजह से और चेंजिंग इकोनॉमिक्स की वजह से, ठीक है। अब जो फॉर्मली नोमैडिक ग्रुप्स आ रहे थे, या तो वो सेमी नोमैडिक हो गए मोस्टली, या परमानेंटली सेटल्ड हो गए हैं, ठीक है। अब ऐसी भी बातें हैं कि नोमैडिक ग्रुप्स हैं नहीं, अभी भी ऑब्वियसली हैं, उनके बारे में ही हमने रिसर्च किया है, बट वो काफी कम रह गए हैं अगर हम कंपेयर करें टू द पास्ट। आई सी, आई सी। और इनके लाइवलीहुड्स के बारे में कुछ बताइए कि ये किस तरह से अपने आप को सस्टेन करते हैं इकोनॉमिकली, इनकी क्या जरिए माश है, और ये किस तरह से अपने सस्टेनेंस का ख्याल रखते हैं? तो प्लीज उसके बारे में भी हमें बताइए। जी। अच्छा, जैसे मैं आपको बताया था कि हर ग्रुप की अपनी, आप कह सकते हैं, नीश होती है, ठीक है। हम्म। हर कम्युनिटी एक अलग चीज में स्पेशलाइज करती है। तो चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ। जो हमारे जोगी ग्रुप्स हैं, जो हमारे मिरासी ग्रुप्स हैं, अब अच्छा, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, ये मिरासी ना, ये हमारे लिए काफी डिरोगेटरी टर्म बन गई है आज के जमाने में, इसको अच्छा नहीं माना जाता, बट ये ओरिजिनली इस नोमैडिक ग्रुप का ही नाम था, जिसको हमने अनफॉर्चुनेटली एक इंसल्ट में बना दिया है। अच्छा।
तो अगर हम Yeah. इनकी लाइवलीहुड्स के बारे में बात करें, जो जोगी ग्रुप्स थे, वो मिरासी ग्रुप्स थे, वो ना एक होते हैं फोक हीलिंग, ठीक है, और स्नेक चार्मिंग। आपने देखा होगा कि वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स प्ले कर रहे होते हैं और उनके बैक से स्नेक कोई मूवमेंट्स कर रहे होते हैं, ठीक है, वो इस तरह इंटरटेनमेंट के काम करते थे। अब हम Right. पश्तून जो गोविंदास थे, नोमैडिक ग्रुप्स, वो क्या करते थे, वो गुड्स एंड लाइफ स्टॉक ट्रांसपोर्ट करते Mm. थे एक लॉन्ग डिस्टेंस में, ठीक है, अफगानिस्तान से लेके इंडियन सब कॉन्टिनेंट तक। तो हमारे पास इस तरह के ट्रेडर्स भी थे नोमैडिक ग्रुप्स में, ठीक है। और फिर हमारे Mm. पास ये पैस्टोरलिस्ट आ जाते हैं, जैसे गुज्जर्स, ब्राह्वी, जो मिल्क, मीट, वूल और ऐसे जो वो अपनी लाइफ स्टॉक से प्रोडक्ट्स लेते थे, ठीक है, वो ऐसे Mm. सीजन्स के साथ इनकी सेल करते थे, इनको ट्रांसपोर्ट करते थे। और फिर Mm. लास्टली हमारे पास आ जाते हैं रिवर बेस्ड ग्रुप्स, जैसे कि मोहाना, जो इंडस रिवर के आसपास रहते थे। वो फिर उनकी नीश थी फिशिंग, और इस तरह वो रिवर प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूट करते थे थ्रू आउट द कॉन्टिनेंट। तो अब टुगेदर ये जो सारी कम्युनिटीज हैं, ये रूरल रीजन्स को कनेक्ट करती थी, गुड्स को मूव करती थी और सर्विसेज को प्रोवाइड करती थी हमारे ये मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन के आने से पहले। और इनकी वजह से एक आप कह सकते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते थे मॉडर्न डे से पहले। I see. I see. तो इनकी आप मुझे थोड़ा बहुत चैलेंजेस का बताएं। आपने थोड़ा बहुत बताया था इनकी डिस्क्रिमिनेशन भी हो रही है, तो इस हवाले से इन्होंने किस तरह से अपने आप को कोप किया? तो इफ यू कैन स्टार्ट विद द चैलेंजेस जो इनकी फ्रीक्वेंट मूवमेंट की वजह से जो हो रही होती है, तो आप उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा हमें। अच्छा, ठीक है। अब फ्रीक्वेंट मूवमेंट की अगर हम बात करें, तो एक सबसे इम्पोर्टेंट जो इनका चैलेंज है ना इस वजह से, वो है एक चैलेंज अपनी यूथ को एजुकेट करने में। अब आप देखें, वो हम्म। फ्रीक्वेंटली मूव करते हैं, तो उनके बच्चों के लिए रेगुलर स्कूलिंग काफ़ी डिफिकल्ट होती है। कि हम्म। वो किसी एक जगह में परमानेंटली ऑब्वियसली रहते नहीं है, वो परमानेंटली अपने बच्चों को स्कूल में रख नहीं सकते। तो अब क्या करते हैं मोस्ट नोमैडिक कम्युनिटीज, वो स्कूल्स को यूज करने की कोशिश करती हैं जब वो एक जगह टेम्परेली रह रहे होते हैं, ठीक है, थोड़ी देर के लिए सेटल्ड होते हैं। तो अब चिल्ड्रन ऑन एंड ऑफ स्कूल को अटेंड करते हैं, उनकी अटेंडेंस काफी इरेगुलर होती है, जिसकी वजह से वो प्रॉपरली कुछ सीख नहीं सकते हैं। अगर आप एक साल का स्कूल है, आप सिर्फ 4-5 महीने जाओगे, तो आपकी एजुकेशन प्रॉपरली डेवलप नहीं होगी, ठीक है, वो पूरी इंफॉर्मेशन ही ऑब्जर्व कर सकते हैं जो उनको चाहिए। तो अब थोड़े गवर्नमेंट Right. प्रोग्राम्स हैं, जैसे कि हमारा गवर्नमेंट प्रोग्राम हो गया स्कूल ऑन व्हील्स, या थोड़े नॉन गवर्नमेंट प्रोग्राम्स हैं जैसे कि हिमालयन लिटरेसी नेटवर्क हो गया, जो इनकी हम्म। माइग्रेशन रूट्स है ना, उनके साथ एक हम्म। टेम्परेरी स्कूल्स को मूव करने की कोशिश करती हैं, जैसे वो नोमैड्स मूव करें उस तरह ये स्कूल्स मूव करें। मसला ये है कि ये बहुत स्मॉल स्केल होते हैं, ठीक है, और ये हम्म। गिनती में ही बहुत कम है। आप अपनी उंगलियों में गिन सकते हैं कि पाकिस्तान में कितने ये हैं टेम्परेरी स्कूल्स, ठीक है, इनकी क्वांटिटी बहुत कम है। स्पेशली आप बलूचिस्तान के रिमोट एरियाज में चले जाएं या खैबर पख्तूनख्वा में चले जाएं, उनमें इनकी इसमें कहा था एग्जिस्टेंस बहुत ही कम है। अब Right. क्योंकि हम्म। एजुकेशन में बैरियर्स है, ठीक है, लॉन्ग टर्म आपके अपॉर्चुनिटी में भी बैरियर आएंगे। मिस स्कूलिंग की वजह से एक आप कह सकते हैं साइकिल क्रिएट हो जाती है, इलिटरेसी की, हम्म। पॉवर्टी की, और हम्म। फिर चाइल्ड लेबर की, अर्ली मैरिज हम्म। की भी। और हम्म। स्पेशली जो फीमेल्स होती है ना, उनके ऊपर बहुत ज्यादा इन चीजों का बर्डन पड़ता है नोमैडिक एजुकेशन के। अच्छा, तो टू कोप विद दिस, अब ये फैमिलीज क्या हम्म। करती हैं, वो ना अपने चिल्ड्रंस को आइदर बोर्डिंग स्कूल्स में भेज देती हैं, किसी टाउन या किसी रिलेटिव जो सेटल्ड विलेज में होते हैं उनके पास, या वो क्या करते हैं कि अपने एक चाइल्ड को भेज देते हैं टू अटेन एजुकेशन, और फिर अपने दूसरे चाइल्ड को रखते हैं कि वो अपनी उनके साथ काम करें, ठीक है। अब Yeah. ऑब्वियसली इससे कोई चिल्ड्रन तो हायर एजुकेशन अटेन कर सकते हैं,
मगर इसका और भी मसला है कि वो चिल्ड्रन अपने नोमैडिक कल्चर और लाइफस्टाइल से सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है, और इस वजह से वो कल्चरल एक, आप कह सकते हैं, डिटैचमेंट महसूस कर सकते हैं अपनी फैमिली से। आई सी, आई सी। यस, एंड इट्स ऑल्सो वेरी ट्रू, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा इनको डिस्क्रिमिनेशन का भी सफर करना पड़ता है, और आपने इसके बारे में मेरे साथ डिस्कस भी किया हुआ था ऑलरेडी। इनकी कोई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है अयान? और अभी हमारे पास टाइम बहुत कम रह गया है, तो आप फिर साथ में मुझे ये भी बता दीजिए कि कोई ग्लोबल प्रैक्टिसेस हैं इनकी सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए। तो प्लीज पहले थोड़ा सा ब्रीफली बताइएगा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का, और इनकी सिचुएशन कैसे इम्प्रूव की जा सकती है। जी। ठीक है, अगर हम बात करें पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की, तो हम्म। पाकिस्तान में नोमैडिक कम्युनिटीज के यहाँ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है, बहुत लिमिटेड है, ठीक है। अब इसका मसला एक है डॉक्यूमेंटेशन क्राइसिस की, हमने अभी बात नहीं की, मगर मसला ये है कि नोमैडिक जो कम्युनिटीज होती है ना, उनके लिए आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स जैसे कि CNIC, अदर लीगल डॉक्यूमेंट्स जो हमारे सारे हो गए, इनको अटेन करना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि जी। वो किसी एक जगह रहते नहीं, उनका परमानेंट रेजिडेंस नहीं होता, उनके लिए बर्थ और डेथ अपनी फैमिली में रजिस्टर करना बहुत मुश्किल है, उनको ये डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलते, ठीक है। अब जब आपके पास CNIC नहीं है, आप वोट नहीं कर सकते, और अगर आप वोट नहीं कर सकते तो पॉलिटिकल पार्टीज वो आपके लिए क्यों एडवोकेट करें, ठीक है, आपके राइट्स का, आपके प्रॉब्लम्स का क्यों ख्याल रखें। अच्छा, हम्म। अब मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। इंडिया में भी हम्म। बकरवाल कम्युनिटी है, ठीक है, उनके भी हम्म। यही मसले हुए थे, बट वो एक साथ आए और उन्होंने अपना इलेक्टोरल टर्नआउट काफी ज्यादा कर दिया, और उन्होंने स्केड्यूल्ड ट्राइब प्रोटेक्शन अटेन कर लिए थे। अब ये पुरानी बात है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़े चेंजेस आए हैं और उनकी स्पेशल ट्राइब स्टेटस अब खत्म हो गया है। बट हम्म। कहने का मकसद ये है कि अगर ये कम्युनिटी एक साथ किसी काम के लिए आए तो उसके पास ये ताकत होती है कि वो अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए। हम्म। अनफॉर्चुनेटली हम अपनी नोमैडिक कम्युनिटीज को देख लें, जैसे कि खाना बदोश हो गए सिंध के, मैंने इनकी नहीं ओरिजिनली बात की थी, या बकीवास पंजाब के हो गए, ठीक है। मैं इनके बारे में बात करना चाहूंगा क्योंकि ये पॉलिटिक्स से टोटली सेपरेटेड है। इनकी एक बहुत ही सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन है, ठीक है, जिनको पता भी नहीं है कि एक CNIC अगर वो हासिल करें तो वो पब्लिक हेल्थ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या ऐसी कोई सोशल सेफ्टी नेटवर्क्स हो गए जो उनका ख्याल रखें उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं, उनको ये मालूम ही नहीं है, ठीक है, तो आई ये सी। बहुत बड़ा मसला है। वेरी वेरी क्विकली थोड़ा सा मुझे ग्लोबल प्रैक्टिसेस के बारे में बताएं कि बाकी दुनिया में जो किया है। यू हैव लेस देन 1 मिनट टू एक्सप्लेन दैट, जो आपने मेरे साथ जो पहले शेयर किया था। तो मैं चाहूंगी कि ऑडियंस को भी आप बताएं कि कोई ऐसी ग्लोबल प्रैक्टिसेस जो एग्जिस्ट करती हों, तो प्लीज इनकी सिचुएशन कैसे इम्प्रूव हो सकती है। ओके, जी। वेल टाइम तो काफी लिमिटेड है। अच्छा, ग्लोबल प्रैक्टिसेस में आ जाते हैं हम, ठीक है। मैं आपको एक हम्म। केनिया का एग्जांपल देता हूँ। केनिया में यूनिसेफ था, ठीक है, उन्होंने एक नोमैडिक कम्युनिटी थी वहाँ केनिया में, उनके साथ काम किया और उन्होंने मोबाइल स्कूल्स डेवलप किए, जिनके पास एक हम्म। कोलैप्सिबल क्लासरूम था जिनको आप असेंबल कर सकते हो और डीअसेंबल कर सकते हो, मतलब तोड़ सकते हो, जोड़ सकते हो, सिर्फ 30 मिनट्स के अंदर, ठीक है। और ये जो स्कूल्स थे, ये उस ट्राइब के जो एनिमल्स थे ना वो कैरी करते थे। तो अब आप देख लें, इनकी पूरी माइग्रेशन रूट थी, उनके साथ हमेशा फिर ऐसे स्कूल्स भी ट्रैवल करना शुरू हो गए। ये काफी अच्छा इंटरनेशनल प्रोजेक्ट था। और हम्म। बियॉन्ड एजुकेशन की अगर हम सिर्फ बात करें, काफी और इंटरनेशनल एग्जांपल्स हैं जो आपको पॉलिसीज का इम्पोर्टेंस दिखाते हैं, कि हम्म। वो ये पॉलिसीज हमारी कम्युनिटीज की लाइफ्स को कैसे इन्फ्लुएंस और बेहतर कर सकती हैं। हम एक यूनाइटेड राइट। नेशंस की रिपोर्ट देखते हैं, ठीक है, किर्गिस्तान और मंगोलिया है, इनकी गवर्नमेंट्स ने अपने सिस्टम्स को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया है कि वो मोबाइल लाइफस्टाइल्स को फिट करें, ठीक है, वो लोगों को इस तरह फोर्स राइट। ना करें कि वो परमानेंटली एक जगह में रहें। तो अब उन्होंने राइट। क्या किया है कि वो लैंड सिक्योर कर रहे हैं और मूवमेंट राइट सिक्योर कर रहे हैं इन कम्युनिटीज के लिए, कि उनकी माइग्रेशन रूट्स वो प्रोटेक्ट हों, वो डिस्टर्ब ना हों। क्या? आई सी। अयान, थैंक यू सो मच। आपने इतने अच्छे से और इतने कम टाइम पर आपने हमें एक्सप्लेन किया।